आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग मुख्य रूप से इस पर बात करेंगे कि इस दर्शन की आवश्यकता क्या है, हम इस कोर्स का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने इस बात पे बात किया था कि मानव मूल्य की क्या आवश्यकता है, इनको समझना क्यों ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये बात देखी थी कि किसी इकाई की मौलिकता, उसका आचरण ही उस इकाई का मूल्य होता है। तो किसी भी इकाई के आचरण को ठीक ठीक समझने के लिए, उसकी मौलिकता को ठीक ठीक समझने के लिए मूल्यों की समझ आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में जब मनुष्य को भी देखते हैं तो मानव की मौलिकता ही उसका मूल्य है। अर्थात मानव मूल्य वो मूल्य हैं जिनके होने से आदमी आदमी की तरह जी पाता है और जिनके अभाव में आदमी रंग रूप से भले ही आदमी जैसा दिखे किंतु वैसा आचरण, वैसा व्यवहार नहीं कर पाता। और कल हम लोगों ने इस बात को विस्तार से देखा था कि मानव की अभिव्यक्ति उसके आचरण के मूल में उसका भाव है। अतः मानवीय भाव ही मुख्य रूप से मानवीय मूल्य हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन कुछ मानव मूल्यों को पहचानने का काम किया था। तो संक्षेप में अगर कहने जाएं तो मानवीयता ही मानव मूल्य है और मानवीयता पूर्वक जीना ही निश्चित मानवीय आचरण है। तो आज हम लोग इस बात को समझना चाहते कि इस मानव मूल्य को समझने के लिए दर्शन को समझना क्यों आवश्यक है। तो मनुष्य को देखें तो मनुष्य इस अस्तित्व की एक अविभाज्य इकाई है। अस्तित्व की बाकी इकाइयों के साथ जाने अनजाने उसका एक संबंध जुड़ा ही होता है। हम इस अस्तित्व की इकाइयों के साथ जुड़े हुए ही हैं। और अगर हम अपने आचरण को भी देखने जाते हैं तो अस्तित्व की इन बाकी इकाइयों के साथ जीते हुए ही हमारा आचरण अधिकांश समय अभिव्यक्त होता है। इसलिए अपने आचरण को ठीक ठीक समझ पाने के लिए, मनुष्य के आचरण को ठीक ठीक समझ पाने के लिए हमें दो चीज़ों का ज्ञान आवश्यक है। एक अपना स्वयं का ज्ञान, मानव का ज्ञान, हम अपने को ठीक ठीक समझ सकें इस बात का ज्ञान, और दूसरा इस पूरी प्रकृति का, इस पूरे अस्तित्व का ज्ञान। तो मनुष्य को ठीक ठीक समझने के अनंतर, अपने को ठीक ठीक समझने के अनंतर, अस्तित्व को ठीक ठीक समझने के अनंतर ही हम अस्तित्व की अन्य इकाइयों के साथ अपने संबंध को ठीक ठीक पहचान पाते हैं। और हमारा बाकी इकाइयों के साथ जीते हुए परिवार में, समाज में, प्रकृति में संबंध का जो स्वरूप है, जिम्मेदारी का जो स्वरूप है, वही हमारी मौलिकता है, वही हमारा मूल्य है, वही हमारे आचरण को निर्धारित करता है। इसलिए मानवीय आचरण को सुनिश्चित करने के लिए, उसको ठीक ठीक समझने के लिए मनुष्य को स्वयं को समझना और इस अस्तित्व को समझना आवश्यक है। तो दर्शन शब्द का मतलब है देखना या समझना। तो किन बातों को देखने या समझने की बात है? तो मुख्य रूप से इस अस्तित्व को देखने या समझने की बात है। और इसी अस्तित्व की एक इकाई जो हम खुद हैं, मानव है, इसको देखने या समझने की ज़रूरत है। इन दोनों को समझने के साथ हम इस अस्तित्व में अपनी भागीदारी को, अपने आचरण को, अपने मूल्यों को ठीक ठीक समझ पाते हैं। अभी भी अगर देखें तो हम अपने लिए जिस भागीदारी को भी तय किए हैं, उसके मूल में अस्तित्व और मानव के बारे में हमारी कोई ना कोई समझ या उस समझ के अभाव में मान्यता ये होती ही है। जैसे हमने इंजीनियरिंग को पढ़ने का निर्णय लिया है, इसके मूल में देखेंगे तो हो सकता है हम में से कई छात्र इस इंजीनियरिंग को इसलिए करना चाहते कि हमको लगता है कि इससे हमको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस अच्छी नौकरी के मूल में भी अगर देखने जाएंगे तो हमारी कुछ मान्यताएं या कुछ समझ दिखाई देती। जैसे एक इसके पीछे की एक स्वीकृति, एक सोच ये हो सकती है कि आज के दिन समाज में अच्छे पद वालों को, अच्छे धन वालों को ही सम्मान मिलता है, उसी को प्रतिष्ठा मिलती है, और अच्छे धन और पद को पाने के लिए
इंजीनियरिंग की नौकरी करना, उसके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना एक अच्छा माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है। इसी तरह से हमारी ये भी मान्यता हो सकती कि पैसे कमाने के लिए एक अच्छी नौकरी ज़रूरी है और ये नौकरी इंजीनियरिंग करके हमको आसानी से मिल जाएगी। उसी तरह से फिर ये भी आगे देखेंगे तो इस बात से जुड़ता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम ठीक से कर सकें, हमको उसके अंत में नौकरी ठीक से मिले, इसलिए हमारे ग्रेड्स ठीक होने ज़रूरी है। ये सब के मूल में देखेंगे तो ये भी मान्यता हो सकती कि सुविधा जितनी अधिक से अधिक होगी, हमारी ज़िंदगी उतनी सुख समृद्धि पूर्वक गुजरेगी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो अभी भी जिन बातों को हम तय करते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं, जिन बातों को हम अपनी भागीदारी के रूप में स्वीकार लेते हैं, उसके मूल में हमारी कुछ न कुछ स्वीकृतियाँ होती हैं, एक्सेप्टेंस होता है। और ये स्वीकृतियाँ, ये एक्सेप्टेंस वास्तविकताओं की ठीक ठीक समझ पर भी आधारित हो सकती हैं या उसके अभाव में मान्यताओं पर भी आधारित हो सकती हैं। लेकिन इन स्वीकृतियों के आधार पर ही हम अपनी भागीदारी का ठीक ठीक निर्धारण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी स्वीकृतियाँ ठीक हैं या नहीं हैं। आगे हम लोग ये बात करना चाहते कि किसी भी दृश्य को जब हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं, तो हमारी एक दृष्टि होती है जिसके साथ ही हम वास्तविकता को देखते हैं। हमारा अपना एक देखने का नज़रिया होता है जिसके आधार पर हम वास्तविकताओं को देखते हैं। तो दृश्य और दृष्टि, इन दोनों के योगफल में ही देखने की, समझने की क्रिया होती है। तो अगर आप बाहर की किसी वस्तु को देखने जा रहे हैं तो मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ कि अगर हम नीले रंग के चश्मे को पहन करके बाहर की वस्तुओं को देखें तो हमें हर वस्तु नीली दिखाई देती है। ये नीला दिखाई देना, वस्तुओं का नीला दिखाई देना वस्तु का वास्तविक गुण नहीं है, बल्कि हमने जिस चश्मे को पहन रखा है उसके रंग के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वस्तु में वो गुण वास्तविक रूप में नहीं होते हुए भी अगर हमारी दृष्टि में, हमारी मान्यता में, हमारे नज़रिया में, हमारे देखने के ढंग में वैसा हो जाता है तो वो हमारे दर्शन को बार बार प्रभावित करता रहता है। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि वस्तु एक होने के बावजूद भी दृष्टि में भेद होने के कारण अलग अलग लोग उसी एक वस्तु का अलग अलग प्रकार से दर्शन करते हैं। जैसे वही एक वस्तु किसी को बहुत सुंदर लगती है, दूसरे को नहीं लगती। वही रसगुल्ला किसी एक मनुष्य को बहुत स्वादिष्ट लगता है, इस रूप में वो उसके अपने सुख के स्रोत के रूप में दिखाई देता है। वही मिर्च जिस मनुष्य को पसंद है, जिसे चरपरा स्वाद पसंद है, उसे मिर्च बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जिस मनुष्य को मिर्च का स्वाद पसंद नहीं है, उसके लिए मिर्च का भोजन बेस्वाद लगता है, स्वादहीन लगता है। वहीं दूसरी ओर जिसे मिर्च पसंद है, उसे बिना मिर्च का भोजन स्वादहीन लगता है। तो वस्तु एक होने के बावजूद भी हमारी दृष्टि में भेद होने के कारण, हमारे देखने के नज़रिए में भेद होने के कारण हमारा उसी वस्तु का अलग अलग प्रकार से दर्शन होता है। और इस दर्शन के अलग होने से हमारा कार्यक्रम भी अलग अलग हो जाता है। अतः दर्शन शास्त्र की उपयोगिता को देखेंगे तो अस्तित्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए मनुष्य ने अनादिकाल से अथक प्रयास किया है। और हम जिन वास्तविकताओं को भी समझ पाते हैं, हमारी ये स्वाभाविक रूप से स्वीकृति होती ही है कि हम दूसरों को भी उस समझने में सहयोग करना चाहते हैं, उन बातों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो अस्तित्व के समझ की भाषा के रूप में अभिव्यक्ति ही दर्शन शास्त्र है। अतः दर्शन शास्त्र हमें एक जगह पर भूतकाल में किए हुए मनुष्यों द्वारा अथक परिश्रम से, अथक प्रयास से, अथक पुरुषार्थ से अध्ययन पूर्वक प्राप्त निष्कर्षों को उपलब्ध करा देता है हमें एक जगह पर। तो दर्शन शास्त्र अस्तित्व की इन्हीं वास्तविकताओं का विवरण देते हैं और ऐसे कोर्स हमें एक अवसर प्रदान करते हैं
अस्तित्व की वास्तविकताओं को समझने का और उसके प्रकाश में अपनी मान्यताओं को ठीक से जांच परख करने का। दूसरे शब्दों में इसी को कहें तो अस्तित्व के बारे में और मानव के बारे में, स्वयं के बारे में एक सम्यक दृष्टि को विकसित करने में, एक सही दृष्टि को विकसित करने में और इस आधार पर अपने आचरण को ठीक ठीक समझ पाने में दर्शन शास्त्र के ऐसे कोर्स सहयोगी होते हैं, क्योंकि ये हमें एक बार अवसर प्रदान करते हैं इस बात को देख पाने का कि मनुष्य ने अभी तक वास्तविकताओं को जैसा देखा है, जैसा समझा है, उन निष्कर्षों को हम अपने द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के साथ, स्वीकृतियों के साथ मैच करा करके, मिला करके, तुलना करके देख सकें और इस आधार पर हम उन निष्कर्षों को अपने में समझने का, जीने का काम कर सकें। तो दर्शन शास्त्र की उपयोगिता यह है कि हमको अस्तित्व के बारे में, मनुष्य के बारे में ठीक ठीक समझने का अवसर प्रदान करता है। इन दोनों को ठीक ठीक समझने के बाद ही हम अस्तित्व में अपनी भागीदारी यानी मनुष्य की भागीदारी को, मानवीय आचरण को, मानवीय मूल्यों को ठीक ठीक समझ पाते हैं। अतः मानव मूल्यों को पहचानने का आधार, समझने का आधार हमारी अपनी दृष्टि से अस्तित्व का किया गया दर्शन है। तो हम अपनी दृष्टि से अस्तित्व को जैसा देखते हैं, समझते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, वास्तविकताओं के बारे में जो भी हमारी स्वीकृति बनती है, उसी के आधार पर हम अपने मूल्यों को, अपनी भागीदारी को, अपने आचरण को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं। तो दर्शन शास्त्र के कोर्स में हमें दूसरे मनुष्यों ने अस्तित्व को जैसा समझा है, हमारे पूर्व के लोगों ने अस्तित्व को जैसा समझा है, उन निष्कर्षों को हमें देखने का, समझने का, जांच परख करने का अवसर मिल जाता है। तो हमें एक रेडीमेड रूप में, इकट्ठे में, एक जगह पर वो सारे निष्कर्ष मिल जाते हैं जो हमारे पहले के लोगों ने अथक परिश्रम से प्रयास किए हैं और प्राप्त किए हैं। तो अगर ठीक से देखें तो ये समझ में आता है कि शिक्षा का भी अंततोगत्वा लक्ष्य यही है कि हमारी पीढ़ी जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षों को समझ पाई है, देख पाई है, वास्तविकताओं को समझने की दिशा में जितना प्रयास कर पाई है, वो निष्कर्ष सहजतापूर्वक अगली पीढ़ी को प्राप्त हो सकें, ताकि अगली पीढ़ी उनको समझ सके, समझ करके वैसा जी सके और उस समझने के काम को आगे बढ़ा सके। यही शिक्षा के लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। तो दर्शन शास्त्र इस अर्थ में सहयोगी की भूमिका अदा करते हैं, जहाँ अस्तित्व के बारे में, मनुष्य के बारे में पहले के द्वारा अध्ययन किए हुए मनुष्यों का निष्कर्ष हमें सहजता से उपलब्ध हो पाता है हमारे अपने जांच परख करने के लिए। निश्चित रूप से उन निष्कर्षों को हमें सिर्फ स्वीकार भर नहीं लेना है, हमें सिर्फ मान नहीं लेना है, बल्कि अपने अधिकार पर आज की स्थिति परिस्थिति में जांच परख करके देखना है कि क्या ये आज भी हमारे लिए सही है या नहीं है। क्या इसके आधार पर हम अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने जाते तो हमारा जीना पहले से बेहतर होता है या नहीं होता। इसके आधार पर जब हम समाज में, राष्ट्र में जीने जाते तो हमारा समाज पहले से व्यवस्थित होता या नहीं, हमारा राष्ट्र पहले से व्यवस्थित होता या नहीं। तो मनुष्य को अगर देखेंगे तो मनुष्य इस अस्तित्व का एक अविभाज्य भाग है और मनुष्य अपने आचरण को परिवार में जीते हुए, समाज में जीते हुए, राष्ट्र में जीते हुए अभिव्यक्त कर पाता है। अतः परिवार की समझ, राष्ट्र की समझ, समाज की समझ आवश्यक है हमें अपने आचरण को ठीक ठीक व्यवस्थित कर पाने के लिए। उसी संदर्भ में इस कोर्स में हम लोगों ने मध्यस्थ दर्शन को अध्ययन करने का निर्णय लिया है। तो मध्यस्थ दर्शन एक समसामयिक भारतीय दर्शन है जो अस्तित्व का, मानव का और फिर मानवीय आचरण का, मानव के लक्ष्य का, कार्यक्रम का, इन सबों के बारे में निष्कर्षों का एक विवरण देता है। तो अस्तित्व कैसा है, प्रकृति कैसी है, मनुष्य कैसा है, उसमें मानवीय आचरण का स्वरूप क्या बनता है, मानव का लक्ष्य और कार्यक्रम का स्वरूप क्या बनता है, इन सब बातों के बारे में कुछ विवरण हमें मध्यस्थ दर्शन देने का काम करता है।
हम इन निष्कर्षों से सहमत हों या नहीं हों, ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में जांच परख करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसकी विधि हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए, उसकी प्रक्रिया हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए और जांच परख करने का काम हम में शुरू हो जाए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्तित्व हम सभी को एक जैसा ही प्राप्त है। हम वास्तविकताओं को चाहे समझें चाहे ना समझें, अस्तित्व तो एक जैसा ही रहता है। इसलिए जब कभी भी हम वास्तविकताओं को समझ पाएंगे तो हम एक निष्कर्ष पर आ ही पाएंगे। तो निष्कर्षों की जल्दी नहीं है। महत्वपूर्ण बात निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विधि और प्रक्रिया से निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं, वो विधि और प्रक्रिया हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए, हमको अपने ऊपर ये भरोसा बन जाए कि हम वास्तविकताओं को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी प्रक्रिया हमको समझ में आ जाए, उस दिशा में हम कुछ 2-4 कदम चलना शुरू कर दें। ये इस कोर्स का आशय है। तो उन निष्कर्षों को आप जांच परख करें, उन्हें एक प्रस्ताव की तरह लें, उनके जांच परख को करने का काम करें, और अगर आपको वो स्वीकृत होते हैं, ठीक लगते हैं, तो उसको आप अपनी ज़िंदगी में स्वीकार ही पाएंगे। तो जहाँ से आज हम लोगों ने बात को शुरू किया था, उसको अगर बहुत संक्षेप में कहने जाएं तो मानव मूल्य दर्शन शास्त्र के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा ही है। आदमी है तो मूल्यों को समझने की आवश्यकता है ही। मनुष्य जब कभी भी धरती पर होगा तो परस्परता में दूसरे मनुष्य के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, प्रकृति के साथ अपने संबंधों को पहचानना, उसको समझना और उसके अर्थ में जीना, इसकी आवश्यकता को महसूस करेगा ही। इसलिए मानव मूल्य हर मानव की ज़रूरत है। हम व्यवसाय के रूप में चाहे इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे वकालत करते हों, पर हम आदमी तो हैं ही। इसलिए मानव मूल्य हमारी मूलभूत ज़रूरत है। और इस मानव मूल्य को समझने के लिए मनुष्य के बारे में हमारी स्वीकृति और अस्तित्व के बारे में हमारी स्वीकृति, ये दोनों आधार की तरह काम करते हैं। और मनुष्य के बारे में और अस्तित्व के बारे में समझने में दर्शन शास्त्र के कोर्स सहयोगी हैं, जो हमें उन वास्तविकताओं के विवरण को सहजतापूर्वक उपलब्ध करा पाते हैं। अर्थात मानव मूल्यों को तय करने का आधार अस्तित्व एवं स्वयं के बारे में हमारी समझ है या समझ के अभाव में मान्यता है। और ये कोर्स अभी तक लोगों ने अस्तित्व को जैसा समझा है, मानव को जैसा समझा है, उसके लक्ष्य और कार्यक्रम को जैसा समझा है, उसे एक जगह पर हमें पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराते हैं, ताकि हम उनको जांच परख कर करके ये देख सकें कि वो हमारे लिए ठीक हैं या नहीं। तो एक तरह से ये निष्कर्ष एक बार हमको मिल जाते हैं पहले के लोगों द्वारा निकाले हुए, तो हमारे लिए जांच परख एक गाइडेड ढंग से हो पाता है, जहां हमें कुछ वेरिएबल्स पहले से मिल पाते हैं, एक डायरेक्शन मिल पाता है कि किस दिशा में हमको जांच परख करना है। साथ ही ये बात भी उतनी ही ज़रूरी है कि जो निष्कर्ष हमें ठीक नहीं लगते हों, उन पर गंभीरता से हम विचार कर सकें, आज की स्थिति परिस्थिति के साथ उन्हें परिमार्जित कर सकें। यह भी ज़रूरी है ताकि मानव जाति में ये जो ज्ञान की सतत धारा बह रही है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम भी कुछ सहयोग कर सकें। तो दर्शन शास्त्र मानव मूल्यों के लिए आधार की तरह काम आते हैं। अस्तित्व की समझ, प्रकृति की समझ, मानव की समझ, ये हमको मानवीय आचरण को ठीक ठीक समझने में सहयोग प्रदान करते हैं। और पहले के लोगों ने इस दिशा में जो भी अध्ययन किया है, उन निष्कर्षों को एक बार देखना हमारे लिए कई बार सार्थक होता है, सहयोगी होता है, अध्ययन की दिशा में उपयोगी होता है। और शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन यही है कि हमारी पिछली पीढ़ी ने वास्तविकताओं को समझने की दिशा में जिन उपलब्धियों को हासिल किया है, उनको संजो करके विरासत के रूप में अगली पीढ़ी को प्रदान कर सके। तो अगली कक्षा में हम इस बात पर बात करेंगे कि ये जो मध्यस्थ दर्शन जिसके अध्ययन का हमने निर्णय लिया है, इस दर्शन की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या खासियत हैं, क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं, जिसके आधार पर हमने इस दर्शन को अध्ययन करने का निर्णय लिया है।
तब तक आपके जांच परख करने के लिए ये 2 प्रश्न हैं। पहली तो ये कि अपनी ज़िंदगी के कुछ उदाहरणों में यह जांच परख करके देखें कि आपके आचरण को, आपके व्यवहार को तय करने के आधार में अस्तित्व या मानव के बारे में कौन कौन सी स्वीकृतियाँ प्रधान रूप से थी। जैसे आपने अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को जहाँ से करने का निर्णय लिया, या इसके पहले आपने इंजीनियर बनने के लिए बैकग्राउंड के रूप में जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूशंस में, जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ने का निर्णय लिया, इस निर्णय के मूल में एक बार ये लौट करके देखें कि अस्तित्व के बारे में, मानव के बारे में कौन कौन सी स्वीकृतियाँ हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं। और इसको बहुत बारीकी से अपने एक एक जीने में जांच परख करके देखना चाहिए कि हम आज जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, हम आज जिस तरह के मोबाइल ख़रीद रहे, हम आज जिस तरह के घर बना रहे, हम आज जिस तरह की गाड़ियाँ खरीद रहे, इन सबों के मूल में अस्तित्व के बारे में या मानव के बारे में हमारी कौन सी मान्यता है, कौन सी स्वीकृति है जो काम कर रही है। तो इसी के साथ दूसरा प्रश्न यह है कि अस्तित्व के बारे में, मानव के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, उसे पूरा करने के कार्यक्रम के बारे में जो भी हमारी आज की स्वीकृतियां हैं, जो भी हमारे आज के निष्कर्ष हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर ये देखें कि ये निष्कर्ष हमारे रोज़ के जीने में लिए गए एक एक छोटे छोटे निर्णयों को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, कि हम अपनी सामान्य ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रे के जीने में हर रोज़ जो छोटे से छोटे निर्णय को लेकर के किसी काम को करते हैं, उसके मूल में अस्तित्व के बारे में हमारी स्वीकृति, मानव के बारे में हमारी स्वीकृति, अपने लक्ष्य और कार्यक्रम के बारे में हमारी स्वीकृति किस तरह से उन्हें प्रभावित किया करती है। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहाँ पर रोकते। अगली कक्षा में हम लोग मध्यस्थ दर्शन की कुछ विशेषताओं के ऊपर, यूनिक फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।